हेलो बच्चों। हमने अपने लास्ट वीडियो में ये देख लिया था कि कैसे डिफरेंट फिलोसफर्स थे जिनके आइडियाज फ्रांस में स्प्रेड हो रहे थे और उसके कारण लोगों में एक नई थिंकिंग डेवलप हो रही है। वो फ्रीडम और इक्वालिटी के जो आइडियाज हैं उनको समझने लगे। और हमने अपना वीडियो खत्म किया था इस बात पर कि लुइस 16 टैक्स बढ़ाने वाला है। जैसे ही ये खबर लोगों को मिलती है तो लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हम अपनी कहानी अब यहीं से शुरू करते हैं। लुइस 16 टैक्स बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से जब चाहे जैसे चाहे टैक्स नहीं बढ़ा सकता। फ्रांस में एक पॉलिटिकल बॉडी हुआ करती थी जिसे कहते थे एस्टेट जनरल। ठीक है, ठीक है। लुइस 16 टैक्स बढ़ा सकता है, लेकिन उसके लिए उसको किसकी परमिशन की जरूरत है? एस्टेट जनरल की। ठीक, तो लुइस 16 के पास पावर क्या है? लुइस 16 एस्टेट जनरल की मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकता है। सिर्फ किंग के पास ये पावर होती थी कि एस्टेट जनरल की मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सके। ठीक, लेकिन किंग के पास ये पावर नहीं है कि वो बिना एस्टेट जनरल के प्रपोजल पास किए टैक्सेस इंपोज कर दे। ठीक, तो लुइस 16 ने एस्टेट जनरल की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी। अब यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि ये एस्टेट जनरल क्या है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? एस्टेट जनरल वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच ऑल द थ्री एस्टेट्स सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, तो एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट, तीनों ही एस्टेट के जो सिटीजन्स हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजेंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग में लुइस 16 जो भी टैक्स के लिए प्रपोजल्स रखेगा, यदि उसको पास कर देते हैं तो नए टैक्सेस इंपोज हो जाएंगे। इसकी आखिरी मीटिंग फ्रांस में हुई थी 1614 में। ठीक है, 1614 में इसकी लास्ट मीटिंग हुई थी फ्रांस में। उसके बाद फ्रांस में एस्टेट जनरल की मीटिंग नहीं हुई। अब लुइस 16 फिर से एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाने वाला है 5 मई 1789 को वर्सेल्स में। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब यहां से हमें डेट्स याद रखनी पड़ेंगी सारी। ठीक है, तो लुइस 16 ने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई कहां पर? वर्सेल्स में। कब? 5 मई 1789 को। अब मीटिंग बुलाई गई तो वर्सेल्स में जो पैलेस है उसमें एक स्प्लेंडेड हॉल तैयार किया गया जिसमें डेलीगेट्स को बिठाया जाएगा और ये मीटिंग कन्वीन की जाएगी। अब इस हॉल में सिटिंग अरेंजमेंट कैसा है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है, और किस एस्टेट के कितने रिप्रेजेंटेटिव्स आए उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये जो एस्टेट जनरल है इसमें तीनों एस्टेट ने, फर्स्ट एस्टेट ने 300, सेकंड एस्टेट ने 300 और थर्ड एस्टेट ने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। थर्ड एस्टेट के जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इसमें पीजेंट्स, आर्टिजन्स और विमेन नहीं है। विमेन फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में भी नहीं है, और पीजेंट्स और आर्टिजन्स चूंकि थर्ड एस्टेट को बिलोंग करते हैं, तो पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड विमेन, इन तीनों को एस्टेट जनरल की जो मीटिंग थी उसमें आने की परमिशन नहीं थी। तो थर्ड एस्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? मोर प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड पर्सन ऑफ द थर्ड एस्टेट। ठीक, और ये जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं 600 लोग, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थर्ड एस्टेट की है, तो बाकी के जो लोग हैं थर्ड एस्टेट के, उनकी अपनी डिमांड्स हैं, उनकी अपनी ग्रीवांसेस हैं। तो फिर लोगों की वो डिमांड्स और ग्रीवांसेस किंग तक कैसे पहुंचेगी? तो ये जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं थर्ड एस्टेट के, ये अपने साथ करीब 40,000 लेटर्स लेके गए जिसमें थर्ड एस्टेट के बाकी लोगों की ग्रीवांसेस भी हैं और उनके डिमांड्स भी। ठीक है, तो कितने रिप्रेजेंटेटिव्स गए और वो क्या कर रहे हैं ये हमने समझ लिया। अब सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के जो 300 मेंबर्स थे वो एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठेंगे उस हॉल में, और थर्ड एस्टेट के जो 600 मेंबर्स हैं ये उनके पीछे खड़े रहेंगे। थर्ड एस्टेट के मेंबर्स को बैठने की परमिशन नहीं थी। ठीक है, अब थर्ड एस्टेट की मीटिंग कन्वीन हुई। मीटिंग में क्या होगा? वोटिंग होगी। अब वोटिंग किस तरीके से होगी? तो इसके पहले जितनी भी एस्टेट जनरल की मीटिंग हुई उन सभी में सिस्टम क्या था कि एक एस्टेट का एक वोट होगा।
फर्स्ट एस्टेट का एक वोट, सेकंड एस्टेट का एक वोट, थर्ड एस्टेट का एक वोट। ऐसे में देखा जाए तो लुईस 16 के टैक्स बढ़ाने के प्रपोजल को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एस्टेट को टैक्स पे करना नहीं है, तो डेफिनेटली उसके प्रपोजल को पास कर देंगे। टैक्स पे करना है थर्ड एस्टेट को, ठीक है। तो यहां से दिक्कत होना स्टार्ट हुई। थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स हैं उन्होंने डिमांड करी कि नेशनल असेंबली एस्टेट जनरल में जो वोटिंग होगी वो पहले जैसी नहीं होनी चाहिए कि एक एस्टेट का एक वोट हो, बल्कि हर एक मेंबर का एक वोट होना चाहिए। 1200 मेंबर्स हैं तो 1200 वोट्स होने चाहिए। वोटिंग इन असेंबली शुड बी डन एज अ होल वेयर ईच मेंबर विल हैव वन वोट। ऐसा करेंगे तो हमें देखेंगे कुछ इक्वालिटी दिख रही है, ठीक है। तो यहां पर थर्ड एस्टेट ने ये डिमांड करी, और ये डिमांड कहां से आई है इनके दिमाग में? जो हमने देखा था कि जीन जैक रूसो एक फिलोसोफर थे, उनकी एक किताब थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने अपनी इस किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का ये प्रिंसिपल लोगों के सामने रखा था, और उसी से इंस्पायर होकर थर्ड एस्टेट के लोगों ने किंग से ये डिमांड की कि जो एस्टेट जनरल की मीटिंग हो रही है उसमें वोटिंग कैसे होनी चाहिए, एक पर्सन का एक वोट होना चाहिए, ना कि एक एस्टेट का एक वोट। लेकिन यदि ऐसा होगा तो टैक्सेस का जो प्रपोजल है वो पास करना मुश्किल हो जाएगा। हमने देख लिया टैक्सेस बढ़ाना कितना जरूरी है, उसके सारे रीजंस हम पिछले लेक्चर्स में अपने देख चुके हैं, ठीक है। अब टैक्सेस यदि बढ़ाना है और यदि थर्ड एस्टेट की डिमांड मानते हैं तो टैक्सेस के प्रपोजल पास करना मुश्किल हो जाएगा। तो लुईस 16 ने थर्ड एस्टेट की ये डिमांड मानने से इनकार कर दिया। जैसे ही लुईस 16 ने थर्ड एस्टेट की डिमांड मानने से इनकार कर दिया, तो ये जो थर्ड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन्होंने एस्टेट जनरल, जैसे हम अभी भी देखते हैं लोकसभा या राज्यसभा में वॉकआउट होता है कि जो पार्टी अपोजिशन में है वो यदि किसी प्रपोजल से सेटिस्फाइड नहीं है तो वॉकआउट करते हैं। उस पार्टी के या उस पार्टी को सपोर्ट करने वाले सभी लोग जो हाउस होता है उसको छोड़कर चले जाते हैं। वैसे ही थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे वॉकड आउट ऑफ द मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल, ठीक है। लेकिन मीटिंग छोड़कर जरूर आ गए हैं, लेकिन ये अभी भी अपने आप को पूरे फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव समझ रहे हैं, पूरे फ्रांस का स्पोक पर्सन समझ रहे हैं, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपनी एक मीटिंग कन्वीन करी। लेकिन कब? पूरे 1.5 महीने के बाद, ठीक है। ये डेट्स याद रखना है, मैं अब डेट्स के लिए एक टाइमलाइन बना रहा हूं यहाँ पर। ये टाइमलाइन हमें याद रखना है, ये टाइमलाइन हमें आगे तक काम आएगी, एनटीएससी एग्जाम्स में भी काम आएगी, और 10th में कुछ चैप्टर समझने के लिए भी ये टाइमलाइन हमारे काम आएगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस टाइमलाइन को याद रखना है हमें। लास्ट मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल 1774, लुईस 16 बिकेम द किंग ऑफ फ्रांस। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 5 मई 1789 लुईस 16 ने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई वर्सेल्स में, ठीक है। लेकिन मीटिंग में थर्ड एस्टेट की डिमांड नहीं मानी गई, और इसीलिए थर्ड एस्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने वॉकआउट किया, और वो अपने आप को पूरे फ्रांस का रिप्रेजेंटेटिव मान रहा है। इसीलिए ठीक 1.5 महीने बाद 20 जून 1789 को, ठीक है, ये सब मिले कहां पर? वर्सेल्स में ही एक टेनिस कोर्ट था, उसका एक हॉल था, उसके हॉल में ये सारे लोग मिले, और इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, और इन्होंने एक ओथ ली जिसे कहा जाता है टेनिस कोर्ट ओथ। ये टेनिस कोर्ट ओथ भी पूछी जाती है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट वाज द टेनिस कोर्ट ओथ। तो इन्होंने एक ओथ ली, एक शपथ ली, दैट दिस नेशनल असेंबली, इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हेन वाज द नेशनल असेंबली फॉर्म्ड इन फ्रांस, ठीक है। तो नेशनल असेंबली ने क्या शपथ ली, टेनिस कोर्ट ओथ क्या है ये हम समझते हैं। दे swore that this national assembly will not disperse until they will make a constitution for France
विच विल लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। अभी हमने देखा पावर बहुत ज्यादा है मोनार्क के पास, अनलिमिटेड पावर है मोनार्क के पास। तो नेशनल असेंबली ने ये शपथ ली कि ये नेशनल असेंबली तब तक डिसबैंड नहीं होगी, तब तक ये नेशनल असेंबली खत्म नहीं होगी जब तक ये फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती जो कि फ्रांस के जो मोनार्क है उसकी पावर्स को लिमिटेड कर देगा। ठीक, लेकिन यहां पर भी हमें देखना होगा कोई भी रेवोल्यूशन हो या रिवोल्ट हो बिना लीडर्स के पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर भी हम ये देखेंगे कि इनके लीडर्स कौन थे। इनके दो मेन लीडर्स थे, मीराबियू एंड अबेसिस। दोनों ही थर्ड एस्टेट को बिलोंग नहीं करते थे। अबेसिस जो थे वो एक प्रीस्ट थे और उन्होंने एक पैम्फलेट प्रिंट किया जिसका जो काफी फेमस हुआ, जिसका नाम था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। ही वाज अ प्रीस्ट, अबेसिस। और मीराबियू कौन थे? ही बिलोंग टू द सेकंड एस्टेट, नोबल पर्सन थे, नोबल फैमिली को बिलोंग करते थे। बट ही थॉट दैट सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस शुड बी abolished. He believed in the rights of the individual और इसीलिए वो थर्ड एस्टेट के लोगों को लीड कर रहे हैं। इन्होंने अपना एक जनरल पब्लिश किया और वर्सेल्स में कई सारे पावरफुल स्पीचेस दिए जिसमें उन्होंने थर्ड एस्टेट के लोगों को मोटिवेट किया अपने राइट्स के लिए लड़ने को। ठीक है, जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी है, बाकी के फ्रांस में तहलका मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि विंटर बहुत सीवियर थी, बहुत ज्यादा ठंड पड़ी। बहुत सीवियर विंटर होने के कारण फसल कम प्रोड्यूस हुई। फसल कम प्रोड्यूस हुई तो क्रॉप्स के प्राइसेस बढ़ गए और क्रॉप्स के प्राइसेस बढ़ गए तो ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए। और ऐसी कंडीशन का फायदा उठाने लगे कौन? बेकर्स, क्योंकि ब्रेड बनेगा व्हीट से। अब व्हीट से जब ब्रेड बन रहा है और व्हीट के प्राइसेस ज्यादा हैं, ब्रेड के प्राइसेस ज्यादा हैं, लेकिन बेकर्स चाह रहे हैं कि उनको और ज्यादा प्रॉफिट हो, तो उन्होंने होर्डिंग स्टार्ट कर दी। होर्डिंग कर दी मतलब जमाखोरी स्टार्ट कर दी ताकि ब्रेड के प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज हों। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने इस चीज का फायदा उठाना चाहा तो जनरली ब्रेड लेने के लिए जो लाइन लगती थी या जिस घर में जिस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ब्रेड लेने की, वो होती थी विमेन। विमेन वर स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज, इन लॉन्ग लाइन्स टू एक्वायर ब्रेड। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द बेकरी। लेकिन कई घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी जब उनको ब्रेड नहीं मिल रही तो उन्होंने क्या किया? दे ब्रोक इनटू द बेकरीज। उन्होंने बेकरीज पर और बेकर्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इसी समय लुईस 16 ने ट्रुप्स को सिटी में बुला लिया और र्यूमर्स फैल गए। तो 14 जुलाई को जो कुछ हुआ उसका मेन रीजन हमें समझ में आ रहा है कि कैसे हुआ ये सब। 14 जुलाई 1789 बेस्टिल वॉज डिमोलिश्ड। ठीक है, और क्या रीजन है उसका हमने पढ़ा था, एक छोटा सा रीजन पढ़ा था कि फूड की शॉर्टेज थी और उसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन अकेला वही एक रीजन नहीं था। हमने देखा कि नेशनल असेंबली बन चुकी है, लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी हैं, उसी बीच सीवियर विंटर है। विंटर के कारण फूड ग्रेन का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, क्रॉप्स के प्राइसेस बढ़ गए, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए और साथ ही जो बेकर्स हैं वो इस कंडीशन का फायदा उठाना चाहते हैं और उन्होंने होर्डिंग स्टार्ट कर दी। और इसी चीज को अपोज करने के लिए विमेन ने बेकर्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिनको रोकने के लिए लुईस 16 ने ट्रुप्स बुलाए। लेकिन र्यूमर्स ये फैल गए दैट लुईस 16 had ordered the troops to open fire on the citizens। ठीक है, तो सिटी में क्या हुआ, पेरिस में क्या हुआ वो हमने देख लिया। लेकिन कंट्री साइड, क्योंकि असलियत में देखा जाए तो जो किसान है, जो फार्मर्स जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कहां रह रहे हैं? विलेजेस में। तो विलेजेस में क्या कंडीशन थी? क्या विलेजेस में भी सेम र्यूमर्स थे? विलेजेस में र्यूमर्स सेम नहीं थे, विलेजेस में र्यूमर्स डिफरेंट थे। अब इसके बाद क्या हुआ ये हम समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।